यस, गुड इवनिंग। खुश रहो। सभी को एक एक मोल आशीर्वाद। हाँ जी। क्या हाल है? बढ़िया। तो क्या था, होमवर्क क्या था? लास्ट क्लास में कहाँ तक कर लिया था? मॉल में क्या डिस्कस करना है हमें? कुछ डिस्कशन बाकी था क्या? S2 और O2। चलो जी। और लास्ट क्लास में मैंने कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट तो कर दिया था। कहाँ तक पहुंच गए थे? मोललिटी डिफाइन कर दी थी। मॉल फ्रैक्शन भी डिफाइन कर लिया था अप टू मोललिटी। चलो। हाँ जी, हाँ जी। तो मोललिटी तक हो गया था, मोल फ्रैक्शन बाकी है ना? बेटा मैं रिकॉल करवा दूं, इससे अच्छा तुम देख लो। ज्यादा अच्छा रहेगा ना? है ना? काम खुद ही करोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। सर आप रिवीजन करवा दो, आप ये करवा दो, इससे अच्छा जो अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। कुछ भी खुद भी देख सकते थे। खुद भी देख सकते थे ना। तो टीचर के ये नहीं सर आप करवा दो, हम आराम कर रहे हैं, बस आप बोल दो तो हम सुन लेंगे। अहं, किसी को खाना खाते हुए देख तुम्हारा पेट भरता है क्या? कि सर तुम खाना खा लो, मैं ठीक है। खुद खाओगे तभी तो पेट भरेगा। इसलिए खुद सुनो। मैं पढ़ा चुका हूं। पहले तो डिस्कशन करते हैं, चलिए। तो डिस्कशन जल्दी से उसको फिनिश करते हैं। बोलिए, डाउट्स बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चंस इरिलेवेंट से। है ना? मॉल कब खत्म होगा, ये इक्विवेलेंट मास क्या है, ये सब क्या है, जो काम की चीज है उस पर डिस्कशन नहीं। अभी पूछ लो O2 S2 की है तो उससे मतलब नहीं है। वो पता ही नहीं है। तुम्हें बहुतों को बहुत सारी चीजें नहीं पता है। सब हो जाएगी कवर। S2 और O2 के डाउट पूछो। उसके अलावा और कोई डिस्कशन नहीं। चलिए, S2 में डाउट्स बोलिए। S2 में डाउट्स बोलिए। क्वेश्चन नंबर 4। 4 नहीं बता रहा। ऊपर टॉपिक लिखा हुआ है बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स। क्वेश्चन पहले भी डिस्कस कर चुके ना हम। मेरे को लगता है काफी तो हम डिस्कस ऑलरेडी डिस्कस कर भी चुके ना। नहीं किया है?
पहले कहां तक डिस्कशन हो चुका है? मैंने एक क्वेश्चन पूछा, उसका रिप्लाई करो। 10th तक 1 to 10 डिस्कस हो चुका है, बस यही पूछा है। तो अब 11 से लेके 15 तक जो डाउट्स है वो पूछ सकते हो। थर्टींथ, परसेंटेज मास परसेंट ऑफ ऑक्सीजन इन मोनोवलेंट मेटल कार्बोनेट। मोनोवलेंट मेटल कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा? M2CO3। मोनोवलेंट जिसकी वैलेंसी +1 हो, तो उसका फॉर्मूला ये होगा। इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 48%। इसमें ऑक्सीजन कितनी है? 48%। तो यहां पर देखा जाए तो ऑक्सीजन राइट नाउ इसमें कितनी है? 48, 3 एटम है, डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास, तो 2m प्लस 60, 2m प्लस 60 इंटू 100 इक्वल्स टू 48%। तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो m की वैल्यू यहां से आ जाएगी 20। यानी इसका मॉलिक्यूलर मास ही पूरे कंपाउंड का देखोगे तो 100 ही आ रहा है, 100 ही आ रहा है। 20, 40 प्लस 60। अब पूछा क्या है कि बताइए, फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ मेटल्स प्रेजेंट इन 5 मिलीग्राम ऑफ दिस मेटल कार्बोनेट। यानी अगर ये 5 मिलीग्राम है M2CO3, तो इसमें मेटल के कितने एटम्स होंगे? तो 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, इतने मोल्स आ गए M2CO3। तो मेटल के मोल्स, मोल्स ऑफ मेटल कितना टाइम्स करना पड़ेगा? 2 टाइम्स, 2 इंटू 5 इंटू 10⁻³ अपॉन 100। और अब इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्षितिज बेटा, मोनोवलेंट, डाइवलेंट, ये कुछ वर्ड्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, आपने शायद 9th में 10th में। कंपाउंड एम, ए पर +1 चार्ज है, बी पर -1 चार्ज है, या -2 चार्ज है, तो ये क्या है? मोनोवलेंट। ये क्या है? डाइवलेंट। आगे बढ़िए। AX BY plus O2 converting into AO plus ऑक्साइड ऑफ B। यहां पर इसका फॉर्मूला दे रखा है, लेकिन B के ऑक्साइड का फॉर्मूला तो नहीं दे रखा है। 2.5 ग्राम अगर इसका है हमारे पास, उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये कितने ग्राम बनता है? 3 ग्राम। ये कितने ग्राम बन गया? 3 ग्राम। अब यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। ए और बी के एटॉमिक मास गिवन है, तो ए जितना भी यहां पर है, ए वो सारा यहां जा रहा है, तो ए के जितने मोल्स यहां होंगे, ए के उतने ही मोल्स यहां पर भी होंगे। तो यहां पर ए के कितने मोल्स हैं? 2.5 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास, तो ए का है 24x प्लस 14y। ये इस कंपाउंड के मोल्स आ गए, इंटू एक्स कर दोगे तो ये ए के मोल्स आ गए। किसके मोल्स आ गए? ए के। और यहां पर ए के मोल्स कितने हैं? 24 प्लस 16, 40। इसका मोलर मास 40, इतने ही मोल्स ए के होंगे। इन दोनों को इक्वेट कर दो, 40 इंटू 2.5 100 एक्स इक्वल्स टू, यहां से करो तो 72x प्लस 42y।
यानी 28x इक्वल्स टू 42y, यानी x अपॉन वाई इक्वल्स टू 3/2। x और y की वैल्यू 3 और 2 ले सकते हो। हाँ बेटा, 14 बता दो, 15 बता दो। 15 बहुत आसान है, खुद करना हो जाएगा। 15 बहुत आसान है। मैग्नीशियम को किसको बैलेंस करना? आई थिंक फॉस्फोरस को बैलेंस करना, और कुछ नहीं करना। और मुझे लग रहा है कि मैंने, अच्छा O2 में आता हूं। सेम क्वेश्चन शायद यहां, किसकी रिएक्शन बता दूं? ट्वेल्थ में केवल बाहर वाली क्लोरीन ही रिएक्ट करेगी। ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं, कोई क्वेश्चन बताया तो था मैंने, मेरे को जहां तक याद आ रहा है जेई मेंस का क्वेश्चन नंबर 4 बता चुका हूं ना, तो फिर अब ये नहीं बता रहा हूं। बेटा नहीं बता रहा हूं, क्योंकि जो बताए हुए हैं वही क्वेश्चंस है। चलो ओवर। O2 में बोलो जल्दी से। O2 में कोई डाउट? O2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन तो पहले डिस्कस कर चुका हूं। ए के मोल्स निकालने हैं। ये कंपाउंड के मोल्स है, इंटू एक्स करोगे तब जाके ए के मोल्स आएंगे। O2 में डाउट्स? O2 लिख के पूछो। O2 लिख के पूछो। अच्छा O2 की बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में ही? क्या है? खुद करो। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जो भी है बड़ा। क्वेश्चन नंबर 3 बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 O2 का बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ए और बी कंबाइन होकर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई कंपाउंड बना रहे हैं, ठीक है। और कहा जा रहा है कि इसके एक्स ग्राम इसके वाई एटम्स के साथ कंबाइन होकर इसके 5 मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अब है क्या, किसी की अमाउंट ग्राम में, किसी के नंबर ऑफ एटम, किसी के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अल्टीमेटली मास तो कंजर्व रहेगा ना, यानी इनिशियली जितना मास था फाइनली भी उतना ही रहेगा। तो किसको बैलेंस कर दो? मास को। तो ये तो ऑलरेडी मास है, कुछ करना ही नहीं है। यहां मास निकालना है, तो इसको अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गए? मोल्स। इसको भी अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दिया, ये भी क्या आ गए? मोल्स। अब मोल से मास निकालना है, तो y डिवाइडेड बाय Na इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ B। 5 डिवाइडेड बाय Na, ये मोल्स हैं, इंटू मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड जो कि M दे रखा है। और ये ऑलरेडी कितना है? x ग्राम। इन दोनों का मास का सम इसके बराबर होगा। M के लिए रीअरेंज कर लो, आंसर आ जाएगा। और बोलिए डाउट्स। मुझे, मैंने आपको वेपर प्रेशर भी पढ़ा दिया था ना, एक्वस टेंशन बता दिया था या नहीं बताया था? एक्वस टेंशन बताया था, हाँ या ना? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड,
बहुत सारी जनता कह रही नहीं बताया। अच्छा, प्रूफ बताऊं क्या? दिखाऊं? जनता ने बड़ा आसानी से मना कर दिया था, है ना? कैमरे के सामने लाके बताऊं? एक्वस टेंशन, वेपर प्रेशर को ही क्या बोला जाता है? एक्वस टेंशन। यानी एक्वस टेंशन मतलब पानी की बात हो रही है, पानी का वेपर प्रेशर को ही एक्वस टेंशन बोला जाता है। तो एक दो क्वेश्चन है जहां इसकी जरूरत पड़ेगी, तो वो मैंने आपको समझा दिया। आगे चल के और भी बहुत यूज करेंगे, अभी तो ये तो जस्ट स्टार्टिंग है। वेपर प्रेशर आगे बहुत जगह यूज होगा। क्वेश्चन में दे रखा होगा बेटा, आप नहीं बता सकते। आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि वेपर प्रेशर कितना है, या यूं कर दो बस, यूं समझ लो कि एक कंटेनर है। मान लो मैं आपसे कह देता हूं कि यहाँ अब बोलो, पानी है, अब बोलो, यहाँ पर नाइट्रोजन भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। जब मैंने पूछा था 90% ने मना कर दिया साहब, है? नहीं 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 पढ़ाया, नहीं पढ़ाया, नहीं पढ़ाया। अरे शर्म करो, थोड़ी शर्म करो। झूठ बोल के क्या कर लोगे? हैं? लिखाया था, समझाया नहीं? अच्छा, आधा घंटा पूरा पढ़ाया वो, उसके बाद तुम्हें और कह रहे हो? कुछ भी मना कर दो। हाँ बोला था, कुछ ने बोला था, बट ज्यादातर जनता, अब पूछने का काम ही नहीं रह गया भैया, अब पूछने का काम ही नहीं रह गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बस इतना सा बता देता हूं। जो नाइट्रोजन है उसका प्रेशर अगर निकालना है, तो टोटल प्रेशर जो कि कितना दे रखा है, 860, साफ साफ लिखा हुआ है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर में से आपको वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, जिसे हम कहते हैं एक्वस टेंशन, वो माइनस करना पड़ेगा। तो 860 माइनस एक्वस टेंशन कितना है, 24, यानी आ गया 736 ऑफ एच। इसको अब एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट कर लें, सॉरी 836, यानी ये आ जाएगा 1.1 एटमॉस्फेयर। प्रेशर पता चल गया 1.1, पीवी इक्वल टू एनआरटी लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के लिए बता दूं मैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हिट एंड ट्रायल से ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन से जाना पड़ेगा। ऑप्शन से कैसे जाओगे? तो जैसे आगरा ऑप्शन सही है या नहीं है, अगर बेरिलियम कार्बोनेट है तो उसका फॉर्मूला होता है BeCO3, और जब इसको हीटअप करोगे तो BeO प्लस CO2 बन जाता है। BeO प्लस CO2, और क्वेश्चन में दे रखा है कि इसके कितने मोल्स बन रहे हैं, हाफ मोल, 12.315 लीटर, यानी इसके कितने मोल, हाफ मोल। इसके हाफ मोल बन रहे हैं, मतलब इसके भी कितने मोल्स होंगे, हाफ मोल। और इसके हाफ मोल का मास कितना होगा, तो 60, और बेरिलियम का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 9 होता है, बोरोन का 11। तो ये 69, यानी 69 इंटू हाफ, तो ये आ जाता है 34.5 ग्राम। यानी अगर हम बेरिलियम मानते हैं तो कार्बोनेट का मास इतना, इम्प्योरिटी 1 ग्राम, तो टोटल 40 ग्राम नहीं हो रहा है, ये टोटल 40 ग्राम नहीं हो रहा है, मतलब ये आंसर नहीं है। फिर आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाओ, इसी तरह से कैलकुलेशन लिथियम के लिए करो,
चेक करो कि वहां पर इंप्योरिटी और कार्बोनेट का मास मिला के 40 ग्राम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 40 ग्राम आ रहा है तो वो सही है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं। ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे HCOOH, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, और भी इस तरह के बहुत सारे एसिड्स होते हैं, लैक्टिक एसिड वगैरह। इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है, ये COH ग्रुप, एसिडिक हाइड्रोजन, ये H, ये एसिडिक हाइड्रोजन होती है। यहां एसिडिक हाइड्रोजन कितनी, 2, यहां एक, यहां एक, यहां एक। तो ये जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करते ना, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन की जगह क्या आ जाता है, सिल्वर। तो क्या बन जाएगा यहां पर, HCOOAg ऐसे, और ये प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, इसका PPT बन जाता है। इसी को सिल्वर सॉल्ट बोला जाता है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। यहां पर भी बन जाएगा हर जगह, यहां पर यानी CH3COOAg, सिल्वर सॉल्ट ऑफ Ag। यहां पर 2 सिल्वर आ जाएंगे, COOAg, COOAg ऐसे। चाहो तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इसको मैं ऐसे लिख दूं H2C2O4, H2C2O4, तो यहां पर दोनों हाइड्रोजन हट गए तो Ag2C2O4, ऐसे भी लिख सकते हो। कुल मिला के जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो हट जाएगी, उसकी जगह क्या आ जाएगा, सिल्वर। और इन्हीं को क्या बोला जाता है, सिल्वर सॉल्ट। इन्हीं को बोला जाता है सिल्वर सॉल्ट। अब इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर मान लो कोई एसिड है HNA, जहां पर ये एसिडिक हाइड्रोजन है, N की वैल्यू 1 है तो मोनोबेसिक, N की वैल्यू 2 है तो डाइबेसिक, N की वैल्यू 3 है तो ट्राइबेसिक। अगर इसको सिल्वर के साथ रिएक्ट करवाओगे, AgNO3 के साथ रिएक्ट करवाओगे, तो क्या बन जाएगा, AgNA। दिस इज सिल्वर सॉल्ट। इसे हम क्या बोलते हैं, सिल्वर सॉल्ट, राइट। और इसको जब हम हीटअप करते हैं, इस सिल्वर सॉल्ट को जब आप हीटअप करोगे, सॉरी, इसको जब हम हीटअप करते हैं सिल्वर सॉल्ट को, AgNA, हाई टेम्परेचर पर, तो सिल्वर तो वही रह जाता है। बाकी जो सब्सटेंस होता है ना, ए मतलब कुछ भी हो गया, ए मतलब जैसे यहां पर ये C2O4 A हो गया, ये C2O4 जो है वो A हो गया। यहां पर A क्या हो गया, CH3COA, यहां पर A क्या हो गया, HCOA। तो ये उड़ जाता है हाई टेम्परेचर पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो इस N की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2, क्योंकि लिखा हुआ डाई बेसिक एसिड, यानी N की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इसको हीटअप करने पर 1 ग्राम सिल्वर सॉल्ट है, ये 1 ग्राम, तो ये कितना बना, 0.5934 ग्राम। हमें इसका मॉलिक्यूलर मास चाहिए, इस ए का, और फिर एसिड का मॉलिक्यूलर मास चाहिए। तो इसको पहले इसके मोल्स निकाल रहे हैं, यहां पर सिल्वर के मोल्स, N की वैल्यू 2 है, तो 108 इंटू एन प्लस मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। यहां पर चाहो तो इस N की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 216। ये इस सिल्वर सॉल्ट के मोल्स है, तो सिल्वर के मोल्स के लिए 2 टाइम्स करना पड़ेगा, इक्वल्स टू यहां पर सिल्वर के मोल्स इतने, यहां से मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए यहां से निकाल लो, लेकिन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड जो होगा, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ एसिड, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए प्लस 2 एसिडिक हाइड्रोजन का मास यानी 2। ये उस एसिड का मोलर मास आ गया। अब आगे की कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो।
अभिषेक जेई मेंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो बार बार ना लिखो तो ज्यादा अच्छा है। देख लो, पहले ही कर चुके हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर में देखो, पता चल जाएगा। ये अभी पूरा नहीं हुआ है, यहां से केवल एसिड का मोलर मास आया है। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला डिराइव करो, एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा। मेरे हिसाब से उस 8 के आगे तो मैं डिस्कस कर चुका हूं। 21 में डाउट है। क्वेश्चन नंबर 21, UF6 प्लस O2 कन्वर्टिंग इनटू एक कंपाउंड बन रहा है, लेकिन उसका फॉर्मूला नहीं पता। उसमें हमें यह पता है कि यूरेनियम है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता, और साथ में कोई गैस बन रही है। उसके लिए कहा जा रहा है कि उस जो गैस यहां बन रही है उसका आप एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल सकते हो, वो आ जाता है HF। वो कैसे निकाल सकते हो? तो जो गैस बन रही है लिखा हुआ है, द गैस कंटेनिंग फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन ओनली 95% और 5%। ये इसका मास है, तो इसको 1 से, इसको 19 से डिवाइड करोगे तो 5:5, यानी इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो गया HF। और जो इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही इसका मोलिकुलर फॉर्मूला भी है। अब इस क्वेश्चन में दे रखा कि इसके 3.52 ग्राम है, उससे ये कितने ग्राम बन रहा है? 3.08 ग्राम, और HF बन रहा है 0.8 ग्राम। कंजर्वेशन ऑफ मास, यहां टोटल मास कितना हो गया? 3.88 ग्राम। यहां कितना है? 3.52 ग्राम। इसका मतलब इसका मास कितना है? 0.36 ग्राम। वाटर के साथ रिएक्शन हो रही, नॉट वाटर के साथ रिएक्शन हो रही, तो ये हो गया 0.36 ग्राम। टोटल वेट बराबर होना चाहिए लेफ्ट और राइट साइड में, तो इसका मास पता चल गया। अब यहां पर ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी ऑक्सीजन यहां है वो सारी तो यहां गई है, यहां तो ऑक्सीजन दिख नहीं रही है। तो यहां ऑक्सीजन कितनी है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो आपको भी पता है 18 ग्राम में 16 ग्राम ऑक्सीजन होती है, तो 36 ग्राम में 32 ग्राम, यानी 0.32 ग्राम तो ऑक्सीजन है, और 0.04 ग्राम हाइड्रोजन है। तो यहां पर इस कंपाउंड की बात की जाए तो यूरेनियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो ऑक्सीजन कितनी है? 0.32 ग्राम। यूरेनियम कितना है? वो यहां से आएगा, UF6 से यूरेनियम, यानी इसके मोल्स निकालो तो ये 352 से डिवाइड हो जाता है। 3.52, इसका मोलिकुलर मास 352, यानी इसके मोल्स अगर आप निकालोगे तो 0.01 मोल्स। तो यहां से 0.01 मोल्स यूरेनियम का 238 होता है, तो 0.01 मोल्स यहां पर भी होंगे, तो 2.38, 2.38, 32, ये कितना हो गया? 70, 70, तो ये बचा 0.38 ग्राम। ये बचा हुआ 0.38। तीनों के मासेस पता चल गए, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लो। यार मुझे आइडिया नहीं है स्किम सर की क्लास का, है ना। चलिए, डन। 14 पहले कर चुके हैं मेरे को लगता है, 14 पहले कर चुके हैं ना? नहीं किया क्या 14? बताओ, पहले डिस्कस किया है नहीं किया? झूठ मत बोलना। मैं देखता हूं कौन लिख रहा है। अच्छा, नहीं हुआ। चलो 14 बता देता हूं, फिर उसके बाद कंसंट्रेशन टर्म पर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा जा रहा है? सबसे पहले तो रिएक्शंस लिखो और उनको बैलेंस करो, बैलेंसिंग करनी होगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कर लो ना, एक बात बताऊं, किसी क्वेश्चन को आसान बनाने का एक तरीका पता है? टफ क्वेश्चन करो, आसान क्वेश्चन और आसान हो जाते हैं। जब तक आप टफ क्वेश्चन नहीं करोगे, वो आसान क्वेश्चन भी आपको टफ लगेंगे।
ये वही वाली बात है, एक लाइन को अगर छोटा करना है, इसको बिना मिटाए इसको छोटा करना है, ये छोटी हो गई। किसी क्वेश्चन को आसान करना है, उससे टफ क्वेश्चन करो, तब वो अपने आप आसान हो जाएगी। अब इसको बैलेंस करें तो नाइट्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन के लिए कितना कर दिया, एक काम करो 3/2 करना पड़ेगा, यहाँ 2, यहाँ 2, 6, यहाँ 3, तो 2 + 3 5/2। फिर NO + O2 ट्वाइस NO2, NO2 + H2O कन्वर्टिंग इनटू HNO3 + HNO2। इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा, आई थिंक 3, तो ये 2 होगा इससे। हाँ, बैलेंसिंग आसान काम नहीं है, इसको बैलेंस करने में देखना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रोजन यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गई 3, 2 और 1। एक सेकेंड, इक्वली होगी शायद, सॉरी। होगी क्या बैलेंस, नहीं। हाँ, अब बैलेंस है, चेक करें। ठीक है, 4, उसके बाद अब क्या करेंगे, ये जो HNO2 यहां बना है, ये भी फर्दर और किस में कन्वर्ट हो रहा है, HNO3 + NO + H2O। चलिए इसको बैलेंस करो अब इसको भी बैलेंस करना होगा, तो यहां पर 2, यहां पर 3, और उल्टा कर दिया क्या, अब बैलेंस्ड है, 3, 1, 2, 1। ठीक है, अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो HNO2 बन रहा है, इससे हम फर्दर HNO3 नहीं बना रहे हैं, तो क्या होगा, और इससे HNO3 बना रहे हैं तो कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा। HNO3 यहां से भी बन रहा है, HNO3 यहां से भी बन रहा है, तो मान लेते हैं मोल्स ऑफ द अमोनिया। अब इसका 1 मोल ले लेते हैं, इसका 1 मोल लिया, तो इसके कितने मोल बने, 1, इसका 1 मोल से इसका भी 1 मोल, वापस इसका 1 मोल, इसके 1 मोल से ये आधा और ये आधा, और इसके आधे मोल से ये 1/6। एक काम करो, थोड़ी कैलकुलेशन आसान करता हूं, क्योंकि 1/2 ऐसे आ रहा ना, थोड़ी कैलकुलेशन को मैं आसान कर लेता हूं, क्योंकि यहां 1/6 इस तरह का फिगर आ रहा है, तो अब इसको थोड़ा आसानी से आपको समझ में आ जाए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके 6 मोल्स ले रहा हूं, इसके भी 6 बनेंगे, इसके 6 से इसके भी 6 बनेंगे, इसके 6 से इसके 3 और इसके 3,
और इसके 3 मोल से इसका 1, इसके 2। अब परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। अब परसेंटेज निकालना कैसे आसान हो जाएगा, देखो इसके 6 मोल्स लेने पर इसके 3 ही बन रहे हैं, यानी 50%। मोल्स ऑफ HNO3 obtained is half of the moles of ammonia used, half of the moles of ammonia used if HNO2 is not used to produce HNO3 by reaction 4। सही बात, अगर यहीं तक हम रुक जाते हैं तो इसके 6 मोल से इसके 3 बनेंगे, यानी आधे बनेंगे। तो आगरा ऑप्शन जो है वो ट्रू हो गया सब। बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, ये सारे चेक करने। अब अगर हम इसके बाद इफ HNO, क्या लिखा हुआ है, इफ HNO3 100/6% more HNO3 will be produced if HNO2 is used to produce HNO3 by reaction 4 than if HNO2 is not used to produce HNO3 by reaction 4। यानी अगर केवल यहीं तक रुकते हैं तो इसके 3 मोल बनेंगे, और अगर इसके आगे और जाते हैं तो इसके 3 मोल से 1 मोल और बनेगा, 1 मोल और बनेगा, यानी कितने एक्स्ट्रा, 1 मोल। तो परसेंटेज वाइज कितना बन, एक्स्ट्रा कितना बन रहा है, तो 1/3 इंटू 100, जबकि यहां लिखा हुआ 100/6। तो बी ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। अगर टोटल HNO2 HNO3 देखा जाए तो यहां से टोटल कितना बन रहा है, 4। फोर्थ रिएक्शन से कितना बन रहा है, 1। तो फोर्थ रिएक्शन से HNO3 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4। फोर्थ रिएक्शन से HNO3 का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4, क्योंकि टोटल बना 4, उसमें से यहां से 1 मोल, तो कंट्रीब्यूशन 1/4। तो सी ऑप्शन भी सही है। और बाकी यहां पर आप देख सकते हो 3 मोल और 1 मोल, 4 मोल, NO के 2 मोल, तो इसके 4 और इसके 2, यानी ये 50%। ठीक है, तो चलिए इससे आगे फिर अब नेक्स्ट क्लास में, यानी ये तो कंप्लीट हो गया। मुझे लगता है मोल कॉन्सेप्ट की शीट पूरी कंप्लीट हो चुकी है। टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है, पता है ना आपको, टेस्ट में मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है। इस शीट को वापस से करो, जितनी बार करोगे उतनी स्पीड बढ़ेगी। एक बार करने से एग्जाम में मार्क्स नहीं आने वाले हैं, मैं आपको बताऊं। कम से कम 2 बार, और उन क्वेश्चंस को तो और ज्यादा बार करो जिनमें आपको लगता है कि यार सर पहली बार मुझसे नहीं हुआ था, आपसे पूछने पर समझ में आया, तो उनको तो 3 बार करो। जितनी ज्यादा बार करोगे स्पीड उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट संडे को आपका टेस्ट है, नेक्स्ट संडे को आप लोगों का टेस्ट है, जेई मेंस पैटर्न पर टेस्ट है, राइट। बाकी रिलेवेंट कमेंट लिखो बेटा, यहां पर उलझुल कमेंट लिखने से तुम्हारा भला नहीं होने वाला, उल्टे सीधे कमेंट लिखने से कुछ नहीं होने वाला। उनकी नेचर पता है क्या, उनके दिमाग में ऐसा कुछ है कि मैं दुनिया में कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो सोचूं कि दुनिया वाले में दुनिया भी कुछ ना करे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला बेटा। उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं तो दुनिया भी कुछ ना करे। भाई 2 ही तरीके हैं दुनिया के, या तो दुनिया के साथ हम भी कुछ करने लगे, या मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तो दुनिया भी कुछ ना कर पाए। बट ऐसा होने नहीं वाला। दुनिया सब कर रही है, समझ रही है, मेहनत कर रही है, करने की कोशिश कर रही है। और आप में से भी जो पढ़ रहे हैं उनको सब समझ में आएगा। बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से सब हम पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। तो बाकी वो नेगेटिव कमेंट यहां डालने से कोई फायदा नहीं है। टेस्ट ऐप पर ही होगा, टेस्ट जो है वो ऐप पर ही होगा। हाँ, सिलेबस भी पोस्ट हो गए हैं। चलिए अब मैं आ जाता हूं वापस कंसंट्रेशन टर्म पर। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको मोलैलिटी बता दी थी, एक कंसंट्रेशन टर्म और बची है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है ये समझते हैं। तो 0.2 मोल फ्रैक्शन ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर। इसका मतलब
देखो परसेंटेज 100 के रेस्पेक्ट में होता है, फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू 1 होता है। कंसंट्रेशन टर्म अभी नहीं आएगा, ठीक है, अभी मोल ही रहेगा क्योंकि इस पर अभी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं हुई है। हाँ, देखेंगे एक क्लास के बाद, लगा थोड़ा कुछ है, बाकी आपका फोकस जो है वो मोल पर ही रखो। कंसंट्रेशन टर्म पर क्वेश्चन आता भी है तो जो पढ़ रहे हैं उससे काम हो जाएगा, है ना। तो परसेंटेज विथ रेस्पेक्ट टू 100, फ्रैक्शन विथ रेस्पेक्ट टू 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल 1 मोल में से ग्लूकोज के कितने मोल्स है? 0.2, यानी 1 मोल सॉल्यूशन कंटेन्स 0.2 मोल C6H12O6। तो क्वेश्चन आता है सर बाकी के 0.8 मोल्स किसके हैं, क्योंकि 1 मोल सॉल्यूशन है, 0.8 इसके, तो बाकी के किसके हैं? तो ऑब्वियसली बाकी के मोल्स किसके होंगे? वाटर के। तो मोल्स ऑफ वाटर कितने हो गए? 0.8। फिर से क्वेश्चन आता है कि क्या इसका मतलब जरूरी कि राइट नाउ इसके 0.2 और इसके 0.8 मोल्स है? नहीं, अगर टोटल 1 मोल है तो इसके 0.2 इसके 0.8, अगर 2 मोल्स है तो 2 टाइम्स कर दो, 3 मोल्स है तो 3 टाइम्स कर दो। इस तरह से आप कर सकते हो यहां पर। तो यहां पर इसके 0.2 मोल्स, इसके 0.8 मोल्स हैं। सिलेबस बोल दिया बेटा क्षितिज, ये तुम बार 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 मत लिखो, है ना। पढ़ना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो टेस्ट सिलेबस पूछने से रैंक नहीं आएगी। जो काम की चीज है वो तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही। अभी इस पर फोकस करो। इधर उधर के कमेंट में यहां देखता हूं, फिर मैं कमेंट पढ़ना बंद कर दूंगा। क्षितिज और भी हो सकते हैं बेटा। मैंने बता दिया सिलेबस, मोल कॉन्सेप्ट आ रहा है, टीचर्स बता देंगे, और वैसे डल गया है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो टोटल 1 मोल है तो इसके 0.2 और इसके 0.8 मोल्स है। अगर 2 होंगे तो 0.4, 1.6, इस तरह से चेंज कर सकते हो। मोल्स पता चल गए तो मास भी पता चल जाएगा। जैसे अगर मैं पूछूं कि H2O का मास कितना है, तो मास निकालने के लिए 0.8 इंटू 18 ग्राम आ जाएगा। इसके 0.2 मोल्स का मास, तो 0.2 इंटू इसका मोलर मास जो कि 180 ग्राम होता है, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो मतलब एक तरह से हमें ग्लूकोज का मास भी पता है, वाटर का मास भी पता है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मास भी पता चल जाएगा। जैसे यहां पर ये मोलर मास अगर मैं निकालूं तो 0.2 इंटू ये 180 आता है, तो यानी ये हो गया 36 ग्राम। ये 36 ग्राम, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है 14.4 ग्राम। तो टोटल ऐड कर सकते हो 50.4 ग्राम, तो इससे सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। तो सॉल्यूशन का मास भी यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो ये कौन सा रिलेशन हुआ? मास बाय मास रिलेशन। इसका भी मास आ रहा है, इसका भी मास आ रहा है, तो यहां से हमारे पास मास बाय मास रिलेशन आ जाएगा। तो इवन इससे आप चाहो तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया? 50, दोनों को ऐड कर दूं, 14.4 प्लस 36 ग्राम, तो ये हो जाता है 50.4 ग्राम। 50.4 ग्राम ये टोटल मास यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से अब आगे आप और कुछ फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूं क्या हम यहां पर परसेंटेज W/W, क्योंकि ये भी मास बाय मास रिलेशन है, ऑफ वाटर, यानी सॉरी, अभी भी मैं मान रहा हूं कि ये सॉल्यूट है, पानी सॉल्वेंट है, ठीक है।
तो ग्लूकोज का परसेंटेज W/W निकालना है या ग्लूकोज का पीपीएम में कंसंट्रेशन निकालनी है, तो क्या निकाल सकते हैं? केवल आपको यूनिटरी लगानी है, केवल आपको यूनिटरी लगानी है। परसेंटेज W/W ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का परसेंटेज W/W कितना होगा, ग्लूकोज का पीपीएम में अमाउंट क्या होगी, और इवन आप चाहो तो मोललिटी भी निकाल सकते हो, मोललिटी ऑफ ग्लूकोज। हाँ या ना? यूनिटरी लगाओ, आंसर पाओ। यूनिटरी लगाओ, आंसर पाओ। बिल्कुल बता सकते हैं सब। आंसर बताओ। परसेंटेज W/W, ग्लूकोज का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू 100। परसेंटेज आ जाएगा। पीपीएम में क्या करना पड़ेगा, ग्लूकोज का निकाल रहा हूं मैं, ये 14.4 पानी का मास है, ग्लूकोज के लिए कर रहे हैं हम। जो भी आंसर आ रहा है 71, कैलकुलेशन मत करो, बस ऐसे ही लिख दो। पीपीएम में क्या करोगे, पीपीएम में कुछ करना ही नहीं है। यहां पर 100 ग्राम में कितना होता है, यहां 10⁶ ग्राम में कितना होता है, बिल्कुल सही, 10⁴ से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁶ आ गया। मोललिटी की बात करें, मोललिटी तो ग्लूकोज के कितने मोल्स है, मोल्स ऑफ ग्लूकोज 0.2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसको ले रहा हूं मैं यहां पर, पानी को, ग्लूकोज क्या है, सॉल्यूट। किसी का मन करे नहीं सर मैं तो उल्टा करूंगा, तो उल्टा कर सकते हो, बट अभी मैं किसकी मोललिटी निकाल रहा हूं, इसीलिए मैंने लिखा है मोललिटी ऑफ ग्लूकोज। तो सॉल्वेंट क्या हो गया, पानी। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 14.4 इंटू 1000। 50.4 नहीं भाई, 14.4 ही आएगा। ये लाइन अगर आपने लिखी, अनिकेश कह रहा कि सर मोलरिटी नहीं हुआ था, मोलरिटी हुआ था। अच्छा, बेटा लेक्चर देखो, ढंग से देखो, सब हो रखा है। मोलरिटी भी हुआ था, मोललिटी भी हुआ था। तो फाइनली ये कौन सी कंसंट्रेशन टर्म हो गई, 8th। ये 8th कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। इसके अलावा एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म नॉर्मलिटी होती है। नॉर्मलिटी वो अभी नहीं आएगी, वो रिडॉक्स में जब आएगी तब हम पढ़ेंगे। तो रिडॉक्स में वो होगा, वो हम करेंगे। तो यहां पर अब एक तरह से देखा जाए तो मैंने अभी तक आपको क्या क्या बताया, परसेंटेज W/W, परसेंटेज W/V, और एक और था परसेंटेज V/V। परसेंटेज W/W, फिर उसके बाद ग्राम पर लीटर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था पीपीएम, फिर उसके बाद मोलरिटी, मोललिटी और मोल फ्रैक्शन। इनको मैंने अलग अलग क्यों लिखा है उसका लॉजिक समझाता हूं। उसका लॉजिक ये है कि ये तीनों जो है वो मास बाय वॉल्यूम रिलेशन है। मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, और मोलरिटी भी क्या, मोल्स पर लीटर। मोल्स पता है तो मास पता है, तो ये मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ये क्या है,
मास बाय मास, ये भी मास बाय मास, ये भी मास बाय मास, ये चारों ही मास बाय मास है। और ये एक वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अलग ही है। इस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, क्वेश्चन मेनली इन पर बनते हैं। यहां पर मैं आपको एक बता दूं, क्वेश्चंस बहुत सारे इस तरह से आएंगे कि मोलरिटी इतनी है तो ग्राम पर लीटर कितना होगा, मोलरिटी इतनी तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई वी कितना है। इनको आपस में कन्वर्ट करना है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू से पीपीएम निकालना है, पीपीएम से मोलरिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, डेंसिटी की जरूरत नहीं है। बट इनको एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। बिना डेंसिटी के इनको इसमें कन्वर्ट नहीं कर सकते हो आप। इसको इसमें या इसको इसमें कन्वर्ट करना है तो डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी। राइट? तभी क्वेश्चन कर पाओगे। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं इसी से रिलेटेड, क्वेश्चंस यहां पर दे रहा हूं। चलिए ध्यान रखना। और एक और बात बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, यहां पर कोई वॉल्यूम वाली टर्म नहीं है। तो टेम्परेचर चेंज करने पर मास तो किसी का चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जरूर चेंज हो जाता है। तो टेम्परेचर चेंज करने पर इनमें कोई चेंज नहीं होता, यानी इन्हें हम कहते हैं टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट है, चाहे 50 डिग्री हो चाहे 100 डिग्री हो, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, बट ये चेंज हो जाती है टेम्परेचर डिपेंडेंट। इन्हें हम कहते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर बदल गया तो इनकी वैल्यू बदल जाएगी, वो कम बदले या ज्यादा बदले, बट थोड़ा बहुत चेंज जरूर होगा। राइट? किसी ने एक डायलॉग लिखा, अच्छा है, थोड़ी थोड़ी अच्छी अच्छी बातें मैं बोल देता हूँ। कभी कभी क्या होता है, देखो नेगेटिव कमेंट आते हैं, मैं तेज बोलता हूँ, माहौल खराब हो जाता है। तो फिर अच्छा माहौल के लिए कुछ अच्छे कमेंट भी आने चाहिए। तो किसी ने लिखा, एक एक सर की झलक सबसे अलग। ये नया मिला यार भाई, एस्तुति, एस्तुति नाम शायद सही प्रोनाउंस किया होगा मैंने, एस्तुति। एक एक सर की झलक सबसे अलग। वाह! थोड़ा माहौल वापस लाइट करना पड़ता है, क्या करो, कोई लिखता है तो गुस्सा आता आता है। हाँ, एक एक के सर ओपी बाकी सब टोपी। ठीक है भाई, ठीक है, थोड़ा आप बचा के रखो, बस 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 बस। थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक एक, है ना, एक साथ ज्यादा नहीं, पचता नहीं है, फिर पचता नहीं है ना। तो थोड़ा सा रुक रुक के हम करें। किसी ने पूछा, सर परसेंटेज वी बाई वी का क्या कहोगे, क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं है? इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं दिया जा सकता। इसका आंसर मैं बाद में दूंगा। ये डिपेंड करता है कि गैसेस जो हैं, अगर गैसेस सब्सटेंस है, अगर आइडियल गैस है, सबको आइडियल गैस मानेंगे तो ये टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट आएगा। आइडियल नहीं मानेंगे तो टेम्परेचर पर ये भी डिपेंड करेगा। क्योंकि क्या होता, जितना वॉल्यूम ये चेंज हुआ उतना ही डिनोमिनेटर चेंज हुआ, तब तो आंसर वही रहेगा। तो इसलिए इसका आंसर इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। अभी मैंने आइडियल और ऐसे वर्ड बोल दिया, अब आप पूछोगे सर आइडियल क्या होता है, नहीं पता हमें, तो इसीलिए अभी इस पर जा ही नहीं रहे। इन पर ज्यादा अच्छा कमेंट करें, इस पर कमेंट ही मत करो। ठीक है? अब चलो क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे और बात करेंगे। 80 ग्राम NaOH is mixed with water to produce 500 ml solution. 500 ml solution, given density of solution equals to 1.2 gram per ml. Find percentage W by W, percentage W by V,
या चलो उसी लाइन में ही लिख दो, उसी से, ग्राम पर लीटर, पीपीएम, मोलरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन। वी बाई वी नहीं आया है क्योंकि वो ज्यादातर गैसेस मिक्सचर के लिए है, इसीलिए बाकी बची 7 कंसंट्रेशन टर्म्स आपको फाइंड आउट करनी है। जल्दी से करते जाओ, या तो एक काम करो, पहले 2 के आंसर मुझे बता दो, फिर 2 के, फिर 3 के, ऐसे 2 2 के। एक बच्चा है, क्लास डेली करता है, डेली फिजिकल केमिस्ट्री को, मेरे को, क्या बोलूं, उल्टा सीधा बोलता है। लेकिन क्लास में डेली आता है भाई साहब, पूरी क्लास में रहता है, फिजिकल केमिस्ट्री से, मेरे से कुछ दुश्मनी है, लेकिन क्लास पूरी अटेंड करेगा, पूरी क्लास में कमेंट जरूर करेगा। छोड़ो छोड़ो, और मुझे पता उसको बड़ी तकलीफ हो रही है, उसको बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन क्या करो, तकलीफ उसी ने खुद ने क्रिएट की है। 40/3 और 16%, 40/3 और 16 बिल्कुल सही, पहले 2 आंसर बिल्कुल, मतलब 40/3, हाँ बिल्कुल सही। फर्स्ट पार्ट का आंसर 40/3, सेकेंड पार्ट का आंसर 16, थर्ड पार्ट का आंसर भी लिख सकते हो। देखो पहले 2 हो गए ना, तो बाकी ये 2 तो ऐसे ही हो जाते हैं, ये दोनों हो गए तो ये दोनों तो आपको पता है, कुछ करना ही नहीं, नहीं। 40/3 और 16 बिल्कुल सही। आदित्य, दीक्षा, और जिसका मैं नाम बोल रहा हूँ उसको भी अब फिजिकल थोड़ी तो समझ में आ रही है, उसके आंसर भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसको फिजिकल समझ में नहीं आ रही, उसको भी समझ में तो आ रही है, कहीं नहीं। भाई किसी ने अगर लेट एनरोल किया है तो मैं उनको यही कहूंगा, मोल कॉन्सेप्ट से अटेंड करना स्टार्ट करें, बेसिक मोल से स्टार्ट हुआ है वहीं से लेक्चर्स देखना स्टार्ट करें। अगर बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, जल्दी जल्दी लेक्चर्स देखें, साथ में होमवर्क भी करें, स्पीड अप करें, अपनी एफिशिएंसी, अपने आउटपुट को बढ़ाए, और फिर जब तक इस लेवल पर आ जाए तब आप स्टार्ट कर सकते हो। और जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो डायरेक्टली इतना कनेक्टेड नहीं, तो वहां से आप फिर भी लाइव देख सकते हो। बट ये अभी कंटिन्यूटी में है, मोल कॉन्सेप्ट और कंसंट्रेशन टर्म, तो यहां पर आप बीच में से देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। कुंदन, कुंदन को भी नाम तो पता है उसका, वो कैसे पता, वो मुझे नहीं समझ में आया। चलो, तो पहले 2 पार्ट होते ही बाकी के 2 पार्ट तो ऐसे ही आ जाएंगे। अब रुको, यहां पर 1 सेकंड के लिए रुको, जो कर रहे हो, जिनको लगता है उनसे हो रहा है वो कर सकते हैं, अच्छी बात है। बट थोड़ा सा मैं एक हिंट दे देता हूं, कोई भी क्वेश्चन जो आप कर रहे हो ना, मुझे लगता है इसमें 6 पैरामीटर्स है, 6 क्या कहो तो, इनफैक्ट
4 पैरामीटर्स आप निकाल लोगे ना तो सारे क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। वो 4 पैरामीटर्स कौन से हैं? जैसे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 500 ml सॉल्यूशन, 500 ml सॉल्यूशन कंटेंस 80 ग्राम NaOH। ये दे रखा है कि 80 ग्राम NaOH से हमने 500 ml सॉल्यूशन बनाया, मतलब 500 ml सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH है। और इस सॉल्यूशन की डेंसिटी हमें दे रखी है 1.2, तो 500 इंटू 1.2 ग्राम सॉल्यूशन 80 ग्राम, तो ये कितना हो गया 600 ग्राम। तो 600 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम NaOH है। तो 600 ग्राम सॉल्यूशन में 80 ग्राम, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया? सॉल्वेंट का मास 600 माइनस 80, तो ये हो गया 520 ग्राम। कितना? 520। तो अब हमें सॉल्वेंट का मास पता है, एक टर्म, सॉल्यूट का मास पता है, दूसरी टर्म, सॉल्यूशन का मास पता है, तीसरी टर्म, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम पता है, चौथी टर्म। सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, दो पैरामीटर, सॉल्यूट का मास, सॉल्वेंट का मास, टोटल 4। हाँ, चाहो तो इनके मोल्स भी निकाल सकते हो। ऑब्वियसली 80 ग्राम है तो 2 मोल्स, और 520 ग्राम है तो 520 डिवाइडेड बाय 18, अगर सॉल्वेंट वाटर है तो मोल्स। यानी अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास पता है तो उससे हम उनके भी मोल्स निकाल सकते हैं। अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली, इनफैक्ट ये 2 लिखा हुआ तो ये 2 आ जाएगा, फिर भी चलो या तो 4 या 6 पैरामीटर। अगर ये पैरामीटर्स पता है फिर आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट सारे आंसर आएंगे। अब आप डायरेक्ट आंसर सारे निकाल सकते हो। आपको अब कुछ ऐसा नहीं करना है, सारे क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे अगर आपने ये सारी चीजें लिख ली है। तो सबसे पहला काम, ये सारे पैरामीटर्स फाइंड आउट करो, याद करो वापस क्या क्या करना है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम पूरा क्लियरली लिखो, चलो सॉल्यूशन का वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट। और मास पता तो मोल्स भी निकाल सकते हो, इसके मोल्स भी निकाल सकते हो। बस ये पैरामीटर पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। अब मुझे क्या निकालना है, मैं इसी चीज को यहां लिख रहा हूं, छोटा कर देता हूं ताकि ये सब दिखता रहे। ठीक है, अब इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहेंगे। परसेंटेज W/W यूनिटरी लगानी है। 600 ग्राम में 80 ग्राम, समझ में आ रही मेरी बात? 600 ग्राम में 80 ग्राम, तो 100 ग्राम में कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाय 600 इंटू 100, 40/3। दैट इज परसेंटेज W/W। Then second one, percentage W/V। 500 ml में कितने ग्राम? 80 ग्राम, क्योंकि ये ml है तो 100 ml में कितना होगा? 80 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, यानी 16। ध्रुव, नोट्स पढ़ो, क्वेश्चन करो, नोट्स में सोचो क्या लिखा हुआ है, उनको याद करके फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन करते वक्त लगता है कुछ भूल गए तो वापस नोट्स को देख लो, लेकिन केवल नोट्स पर मत टिके रहो। जितने क्वेश्चंस करोगे
उतना फायदा मिलेगा। अब यहां पर पीपीएम के लिए, ग्राम पर लीटर के लिए तो कुछ करना ही नहीं है, ग्राम पर लीटर। ये पर 100 ml है तो पर लीटर क्या हो जाएगा, इसको 10 टाइम्स कर दूं, क्योंकि ये 100 ml है, पर लीटर में यहां 100 के बजाय 1000 आ जाएगा। यही करना होता है। तो ये 160। पीपीएम में क्या करना होता है, पीपीएम के अंदर इसी को 10 की पावर 4 से और मल्टीप्लाई कर दो, 10 की पावर 4 से, या यहां पर 10 की पावर 6 से। ये पीपीएम में आंसर आ गया। मोलरिटी के लिए क्या करना होगा, मोलरिटी के लिए क्या करना होगा, मोलरिटी सॉल्यूट के मोल्स, कितने मोल्स है, 2 मोल, कितने एमएल सॉल्यूशन में, 500 ml सॉल्यूशन में, इनटू 1000। मोलरिटी कितनी आ गई, 4m। ये क्या आ गई मोलरिटी। देन मोलरिटी, मोलरिटी का आंसर बताइए, और मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो सॉल्यूट के मोल्स 2 मोल डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 520 × 1000, तो 200/52 मतलब 50/13। यही आ रहा क्या, 50/13 सही है क्या, हाँ सही है। और फाइनली मोल फ्रैक्शन, तो 2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, 2 + 520/18, जो भी इससे आंसर आ रहा है वो कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन आता है, कभी भी कोई क्वेश्चन आता है, सब सही है बेटा। कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको सबसे पहले ये 4 या ये कह दो 6 पैरामीटर फाइंड आउट करने। जैसे ये 6 पैरामीटर पता चल गए, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, सब कुछ आसान सा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, एक और क्वेश्चन देता हूं। डेंसिटी ऑफ 5m HF solution was found to be 1.5 gram/ml। Find percentage W/W/V। बेटा ग्राम में अगर होगा तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना मयंक, अगर डिनोमिनेटर में मास ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा।
डेंसिटी दे रखी है, फ्लोरीन का मोलिकुलर मास 19 है। ये कैपिटल एम कब लिखते हैं, पता है आप लोगों को कैपिटल एम कब लिखते हैं? ये अच्छा, सॉरी, ऑलरेडी ये तो निकाला हुआ ही है तो इसकी जरूरत नहीं है। मोलरिटी तो दे रखी, तो आपको मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ही निकालना है। बताओ आंसर, बताओ एक साथ सारे लिखो, एक साथ सारे आंसर्स लिखो। यस यस, आंसर रिप्लाई करो जल्दी से। W/W, W/V, ग्राम पर लीटर, ppm, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। सारे हो गए? इधर उधर की कमेंट ना करो बट, काम की बातें करो। HF सॉल्यूशन मतलब HF सॉल्यूशन, ये सॉल्यूट है। और अगर सॉल्वेंट मेंशन नहीं हो तो पानी ले लेना। कहीं पर भी लगे कि सर सॉल्वेंट कौन सा नहीं दे रखा, तो सॉल्वेंट क्या ले लोगे, वाटर, यानी वाटर का करना है। फ्लोरीन का मोलिकुलर HF, हाइड्रोजन 1, फ्लोरीन 19, तो टोटल हो गया 20। हाँ बिल्कुल, सॉल्यूशन जो है वो HF प्लस वाटर का हो जाएगा, HF प्लस वाटर का हो जाएगा। आंसर दो जल्दी से, कोई एक साथ सारे आंसर लिखो, कोमा लगा, इसका आंसर फिर कोमा, फिर इसका आंसर, फिर कोमा, फिर इसका आंसर, इस तरह से लिखिए। 1/15, 10, 100, 1/15 इंटू 10⁴। चलिए देखते हैं कुछ आंसर तो आए। 1/15, 10, 100, 1/15 इंटू 10⁴। क्या ये सही है क्या? नहीं, कुछ और भी आया है। 1/15 की जगह 20/3। 20/3 है, 1/15 नहीं है। चलो अभी चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं। चलो अब करते हैं।
पहला काम कौन से 6 पैरामीटर्स निकालने हैं। अब मैंने आपसे क्या कहा था, हर एक कंसंट्रेशन टर्म को रीड करो। सुनो मेरी बात, अगर इसको सॉल्व करना है तो पहली लाइन जैसे भी आपने लिखा है, सुन लो मेरी बात, जैसे भी आप लोगों ने लिखा है, अगर आंसर आ रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन कैसे लिखना है, स्टेप्स क्या होनी चाहिए, वो जैसा मैं यहां पर लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप आपकी जो होगी, पहली लाइन जो होगी, वो इस कॉन्सेंट्रेशन टर्म को रीड करो। जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है उसको रीड करो। जैसे 5 mHf, मतलब क्या हुआ इसका, 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 5 moles of HF। 5 moles of HF, जिसने ये लाइन लिख दी, अब क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहली लाइन ये होनी चाहिए, सबको वापस से लिखना, अगर ऐसा नहीं लिखा तो फिर से लिखो 5 moles of HF। अब क्या करना है, जो 6 पैरामीटर्स मैंने कहे थे वो निकालो। तो इसकी डेंसिटी पता है 1000 ml यानी 1000 इंटू 1.5 ग्राम। सॉल्यूशन कंटेंस इसके 5 मोल यानी 5 इंटू 20 100 ग्राम HF, 100 ग्राम HF, यानी यहां से कह सकते हो 1500 ग्राम सॉल्यूशन कंटेंस 100 ग्राम HF। यानी सॉल्वेंट का मास कितना हो गया, सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 1500 ग्राम, सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना है 100, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो गया 1400 ग्राम। चाहो तो आप सॉल्वेंट के मोल्स भी निकाल सकते हो, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट 1400 डिवाइडेड बाय वाटर, सॉल्वेंट मान रहा हूं मैं, कुछ नहीं दे रखा तो वाटर, ये निकाल लिया। अब यहां पर देखो, ये पहला एक पैरामीटर, ये दूसरा पैरामीटर सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सॉल्यूशन का मास, सॉल्यूट के मोल्स, सॉल्यूट का मास 4, सॉल्वेंट का मास 5, सॉल्वेंट के मोल्स 6। बस, पहले भी यही किया था मैंने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था। 1 2 3 4 5 6, यहां पर भी पहली लाइन देखो तो ऐसी ही कुछ थी, 500 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 80 ग्राम। यहां पर भी लगभग लाइन वैसी है, क्योंकि यहां मोल्स मोलरिटी दे रखी थी, तो इसलिए 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मोल्स। बेटा मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है, क्या बोला था, रीड करो। ये क्या बता रहा है कि 1000 ml में कितने मोल्स है, 1000 ml में कितने मोल्स है। तो हमने 1000 ml से स्टार्ट कर लिया, क्योंकि 5 मोल कितने ml में, 1000 ml, तो 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन्स 5 मोल्स, यहां से स्टार्ट करना है। तुम 1000 ml से भी करोगे, 2000 यहां 2000 कर लोगे तो यहां 10 मोल्स आ जाएंगे, यहां 3000 कर लोगे तो यहां 15 मोल्स आ जाएंगे, आंसर सारे यही आएंगे। बट वो सब फिर ये वाले सारे डेटा 3, अगर ये 2000 है तो ये डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, ये भी डबल, बट आंसर सारे यही आएंगे। समझ में आ गई मेरी बात, आंसर सारे यही आएंगे। यहां कहां दिया है 1000 ml में 5 मोल है, अरे मयंक अभी मेरे से कुछ सुनोगे। मोलरिटी का मतलब क्या होता है, 5m का क्या मतलब होता है, 5m बताया था, पढ़ो जाके लास्ट क्लास में, तो सब समझ में आ जाएगा। हर एक कंसंट्रेशन टर्म को रीड करने के लिए बोला था या नहीं बोला था, तो रीड करो उसको, और मैं अदरवाइज छोड़ दो, कोई बात नहीं, मत लिखो तुम। चलिए अब वापस आ जाते हैं। अब केवल आपको क्या लगानी है, यूनिटरी लगानी है। अब हमें केवल क्या लगाना है, यहां पर यूनिटरी लगानी है, जिससे ये सारे आंसर आ जाएंगे। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि, क्योंकि यहां जगह नहीं बची। अब केवल यूनिटरी लगा रहे हो, परसेंटेज W/W
तो 1500 ग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितने ग्राम है? 100 ग्राम। तो 100 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 1000। बहुतों के एक बार वापस जिन्होंने आंसर लिखे हैं लिख दो। ऋत्विक बेटा लास्ट क्लास में मोलरिटी क्या होती है, मोलरिटी क्या होती है सब बताया, तो वापस मत पूछो, उस लेक्चर को वापस से सुनो। तो ये यहां पर सॉरी 1000 नहीं 100, तो 100 डिवाइड बाय 15 यानी कह सकते हो 20 डिवाइडेड बाय 3। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बिल्कुल सही, रक्षित का 20 डिवाइड बाय 3 10, 100 सही लग रहे हैं सारे आंसर, 20 डिवाइडेड बाय 3। सेकेंड पार्ट परसेंटेज W बाय V, तो ये तो बड़ा आसान है। 1000 ml में 100 ग्राम, 100 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो ये तो कितना आ गया 10। उसके बाद ग्राम पर लीटर में कुछ करना ही नहीं है, ग्राम पर लीटर ये 100। पीपीएम में कितना आ जाएगा? पीपीएम में कितना आ जाएगा? तो ये यहां पर पीपीएम में 10 इंटू 10⁴ यानी 10⁵ नहीं 10 वाला नहीं सॉरी 20/3 इंटू 10⁴। देन मोलरिटी, तो मोलरिटी ये निकाल रहा हूं डायरेक्ट मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या हो जाएगी? सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट 1400 इंटू 1000। और लास्ट मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं? 5 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं? 5 प्लस 1400 डिवाइडेड बाय 18। क्या बोलती जनता? हो रहे हैं क्वेश्चंस? प्रतीक कह रहा है उसके सारे आंसर सही है, बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया। क्षितिज कह रहा है सर एक और क्वेश्चन, तो अब आप करोगे, चिंता मत करो, होमवर्क में दे रहा हूं। मोल फ्रैक्शन बेटा टोटल मोल्स में से किसी एक के कितने हैं? जैसे मास परसेंट है, मोल फ्रैक्शन है और कुछ नहीं। एक के 2 मोल है, एक के 3 मोल है, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3। एक सब्सटेंस के 2 मोल, दूसरे के 3 मोल, तो मोल फ्रैक्शन कितना हो गया? एक का 2/5, दूसरे का 3/5। इसको ऐसे भी कह सकते हो, सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूट के मोल्स प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। स्मॉल एन सॉल्यूट के मोल्स, कैपिटल एन सॉल्वेंट के मोल्स, तो सॉल्यूट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इतना ही है और कुछ नहीं है। बहुत बढ़िया, रक्षित का सही है सब, प्रतीक के भी सही है, और भी बहुतों के सही। और किस किस के सही है? हिमांशु के भी सही है। चलो अब मैं होमवर्क दे रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट क्लास में कंसंट्रेशन टर्म की शीट से, कंसंट्रेशन टर्म से SO1 में 1 से लेके 10 और S1 में भी 1 से लेके 10, ये हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि कर रहे हैं, देखो ये चलता रहेगा। टेस्ट में मैं आपको बता दूं, 1 या 2 क्वेश्चन कंसंट्रेशन टर्म के हो सकते हैं जो आज तक हमने किया है, जो आज तक हमने किया है वहां से क्वेश्चन हो सकते हैं मोल के अलावा। तो इतना ये होमवर्क करना है आपको, क्योंकि कोर्स चलता रहेगा, वो रुकता नहीं है। बाकी मोल कॉन्सेप्ट की शीट अच्छी तरह से कर लो, क्वेश्चंस को फिर से करो, कम से कम सारे क्वेश्चंस 2 बार हो जाने चाहिए। अगर आप चाहते हो कि सर एग्जाम में मार्क्स आए,
बहुत सारी जनता आके कहती सर एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे, उनसे पूछो शीट कितनी बार की, तो सर एक बार भी पूरी नहीं की। अरे यार, जब आप शीट एक बार भी पूरी नहीं कर रहे हो तो फिर कहाँ से मार्क्स आएंगे? फिर कहाँ से मार्क्स आएंगे? मार्क्स अगर लाने हैं तो पहले शीट को 2 बार 3 बार तो करो, तब जाके आप उस सिचुएशन में हो कि हाँ अब मार्क्स आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। जेई मेंस पैटर्न पर टेस्ट होगा आपका ये। जेई मेंस पैटर्न में सिंगल करेक्ट वाले भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आते हैं। 360 मार्क्स का होगा। जेई मेंस पैटर्न होगा, एक ही टेस्ट होगा, ठीक है। उसमें आपको 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री में, 25 क्वेश्चन मैथ्स में, 25 क्वेश्चन फिजिक्स में अटेम्प्ट करने होते हैं। 3 आवर्स का पेपर होगा। क्वेश्चन 90 होंगे लेकिन अटेम्प्ट 75 करने होते हैं। अटेम्प्ट 75 करने होते हैं। हर एक सब्जेक्ट में 20 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। जो न्यूमेरिकल वाले होते हैं वो 10 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से कोई 5 करने होते हैं। यानी न्यूमेरिकल वाला 2 सेक्शन होते हैं, सिंपल चॉइस, सिंगल चॉइस और न्यूमेरिकल। ये 20 क्वेश्चन होते हैं जो सारे अटेम्प्ट करने होते हैं। ये 10 होते हैं जिसमें से 5 आउट ऑफ 10, ये आपको 5 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। इनके आंसर ABCD टाइप होते हैं। इनके आंसर 2.3, 232, 354 इस तरह से न्यूमेरिकल होते हैं जिसमें से 5 करने होते हैं। तो एक सब्जेक्ट में टोटल 25 क्वेश्चन, 3 में 75। यस, नेगेटिव मार्किंग होती है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस पढ़ना। नेगेटिव मार्किंग यहां पर भी होती है, यहां पर भी होती है, बिल्कुल होगी। जेई में इसका जैसा पैटर्न आता है वैसा ही रहेगा। लैपटॉप पर होगा या नहीं ये मुझे अभी नहीं पता, तो इसीलिए मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, वो आप पूछ सकते हो, है ना। तो चलिए मिलते हैं। हाँ, लेकिन ये होमवर्क हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बाय बाय, मिलते हैं। थैंक यू।